हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत की हमारी 6 क्लासेज हो चुकी थी। ये हमारी 7वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे इस क्लास में आज पढ़ेंगे मैसूर। और हम इस दौरान पढ़ रहे थे भारत के स्वायत्त राज्यों के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे भारत के स्वायत्त राज्यों के बारे में। स्वायत्त राज्य क्या थे कि जब मुगल काल कमजोर होता जा रहा है तो कुछ छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है, उनको बोलते स्वायत्त राज्य। और इसी दौरान कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तो उनमें एक मैसूर भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसको पढ़ने से पहले आपको इस बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि इसका जो मुख्य संस्थापक है उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली, ठीक है। एक नाम पढ़ोगे आप टीपू सुल्तान, जो इसका पुत्र है। और आप पढ़ोगे इस टॉपिक के दौरान 4 मैसूर आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध, ये कुल मिला के 4 युद्ध होते हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे। ठीक है ना, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए, संपूर्ण अध्ययन चाहिए, तो इस क्लास को आप बीच में स्किप न करें। और आप वैसे ही रट्टाफिकेशन करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, फिर इसमें कोई फायदा नहीं आपको। यहाँ पे क्या है कि एक कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपको। तो मैसूर के बारे में हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि, इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था। एक आपने पढ़ा था, एक साम्राज्य पहले कभी आपने पढ़ा था, एक विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका पतन हो जाता है भाई एक दौरान। ठीक है, इसका पतन यानी कि खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है। जब ये इसका पतन होता है तो एक नए साम्राज्य का उत्थान होता है या नया साम्राज्य का उदय होता है। तो इसका पतन हो गया तो किसका उत्थान हुआ है? फिर कोई नया साम्राज्य आया होगा, या जिसका उदय बोल सकते हैं या उत्थान बोल सकते हैं। तो एक नया साम्राज्य आया है कोई, जिसका नाम है वाड्यार वंश। ठीक है, वाड्यार वंश। वाड्यार वंश एक नया साम्राज्य आया है विजयनगर साम्राज्य के खत्म होने के बाद। और वाड्यार वंश का जो शासक है, जो राजा है, इसका जो वाड्यार वंश का जो शासक है उसका नाम है चिक्का कृष्ण। ठीक है, चिक्का कृष्ण, चिक्का कृष्ण राज इनका नाम है भाई। ठीक है, ये जो शासक है ना, ये सिर्फ नाम मात्र के हैं, ये नाम मात्र का शासक है ये। ठीक है, इसकी हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में। अब क्या था, ये नाम मात्र का शासक था। इनके 2 कैंडिडेट हैं जो कि शासन करते हैं। एक का नाम है देवराज, देवराज। ठीक है, दूसरे का नाम है नंजराज, नंजराज। अब ये देवराज ये तो सेनापति है, सेनापति है। और ये है राजस्व मंत्री, ये है भाई राजस्व मंत्री। हुआ क्या कि जो वंश था पहले, जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, उसका समापन हो गया, उसका पतन हो गया। उसके स्थान पे एक नया साम्राज्य का उत्थान होता है या उदय होता है, उसका नाम है वाड्यार वंश। और वाड्यार वंश का जो शासक है, जो राजा है, उसका नाम है चिक्का कृष्णराज। ठीक है, चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज क्या है? ये चिक्का कृष्णराज है, ये एक नाम मात्र का शासक है। ठीक है, इसके हाथ में कुछ शासन की सत्ता है नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। इसके 2 राइट लेफ्ट हैंड बोल सकते हो आप, राइट हैंड इसके 2, कि एक कैंडिडेट है देवराज जो सेनापति है, एक है नंजराज जो कि राजस्व मंत्री है। यहाँ से तो सारा टैक्स कलेक्ट होगा और ये सेना इसके अंडर में आ जाएगी। ये दोनों ही करता धरता है, जो भी करते हैं यही करते हैं, ये तो सिर्फ नाम का राजा है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बोलते थे ना पहले कि प्रधानमंत्री तो सिर्फ नाम मात्र के हैं। कौन? मनमोहन सिंह। करना किसको होता है? सोनिया गांधी को। ये मेरा किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है, एग्जाम्पल के लिए हमने समझा ये बेचारा सिर्फ नाम मात्र का राजा है। करने वाले कौन है? शासन करने वाले देवराज जो सेनापति है, नंजराज जो राजस्व मंत्री है।
इसी दौरान एक नया फौजी भर्ती होता है भाई, एक नया सिपाही, ठीक है ना, एक नया सिपाही भर्ती होता है, यहाँ से चेंज होता है सब कुछ। और ये सिपाही बड़ा सामान्य पद पे भर्ती होता है, कोई खास नहीं है, ऐसा नहीं कि लेफ्टिनेंट कर्नल है जर्नल है, ऐसे कुछ नहीं, एक सामान्य सिपाही है और इसका नाम है हैदर अली, ठीक है, हैदर अली। और ये वो बंदा है जो यहाँ से इस क्षेत्र की मैसूर की तकदीर ही पलट देता है। यही वो बंदा है जो कि बिल्कुल सामान्य सिपाही के तौर पे भर्ती होता है, हैदर अली, और क्या करता है, इस क्षेत्र की पूरी यानी कि पूरी काया ही पलट देता, पूरा सिस्टम ही चेंज कर देता है ये बंदा। अब क्या होता है कि इसको बना दिया भाई, एक इसको नियुक्त किया गया है, फिर कुछ समय बाद इसको फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है भाई, फौजदार, ठीक है, फौजदार नियुक्त की कर दिया जाता है। तो शायद 1755 की बात है, ठीक है, इतना आपसे पूछता नहीं है डेट वगैरह, तो 1755 की बात है शायद ये। तो इनको फौजदार नियुक्त कर दिया जाता, फौजदार नियुक्त करने के बाद इसके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती है, फौजियों से संबंधित यानी कि सिपाहियों से संबंधित इनको कुछ अधिकार मिल गए। अभी क्या करता है, फ्रांसीसियों से मिलता है, ठीक है, ये मिलता है भाई फ्रांसीसियों से, और फ्रांसीसियों से मिलकर ना ये बंदा यहाँ से चेंज करना शुरू करता है, फ्रांसीसियों से मिलकर, फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ये एक काम करता है भाई, और जो बड़ा फेमस है, मिलकर एक जगह है डिंडीगुल, ठीक है, डिंडीगुल, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है, एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है भाई। किसने किया था, ये किया था हैदर अली ने, क्या, आधुनिक शस्त्रागार। इस दौरान अंग्रेजों का जो दौर है वो थोड़ा उत्थान की तरफ है, और इनको बना दिया जाता फौजदार। और ये क्या होते हैं कि इनको फौजदार बनाने के बाद ये फ्रांसीसियों से मिलता है, और डिंडीगुल एक जगह वहाँ पे एक आधुनिक शस्त्रागार नियुक्त करता है, यानी कि शस्त्रों का, अस्त्र शस्त्र जो आपकी लड़ाई के युद्ध के जो सामान है उनका एक भंडार कर लेता है ये। और कुछ समय बाद 1761 में ना, 1761 में ये वास्तविक राजा बन जाता है, या अपने आप को शासक घोषित कर लेता है, या वास्तविक शासक बन जाता है, इन दोनों को हटा देता है, ये वास्तविक शासक बन जाता है। अब कृष्णराज और देवराज हैं, इनको हटा देता भाई, आपके बस का कुछ नहीं, आप तो वैसे ही हो खामे खा, और ये वास्तविक शासक बन जाता है भाई। कब, 1761 में। और 1761 से याद आता है कि 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई होती, तीसरी लड़ाई होती है, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। इस क्षेत्र में मराठों का भी बड़ा आतंक चल रहा है, लेकिन क्या है कि वो मराठे 1761 में यहाँ नहीं हैं, वो पानीपत में आए हुए हैं, और पानीपत में तीसरी लड़ाई की तैयारी हो रही है, यानी कि जनवरी में होती, शायद 13 जनवरी या 14 जनवरी को कुछ ऐसे करके पानीपत की लड़ाई होती है। एक बार कमेंट में जरूर बताएं कितनी जनवरी थी वो, 14 जनवरी है या वो 13 जनवरी है, ठीक है, तो शायद 14 जनवरी होगी। इस दौरान क्या होता है कि लड़ाई होती है, और मराठी यहाँ उत्तर भारत में आए हुए हैं, और ये अपनी स्थिति मजबूत करने पे तुला हुआ है। अगर ये अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, उधर बंगाल में, जैसे कि मैं छोटा सा मैप बना दूं एक बार, ये कुछ ऐसे करके मैप है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये अपनी स्थिति मजबूत करने पे तुला है, ठीक है, इसका जो नीचे नीचे का जो क्षेत्र आएगा, और इधर जो बंगाल का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे अंग्रेज अपनी स्थिति मजबूत करने पे तुले हुए हैं कि हम अपनी स्थिति मजबूत करें, और छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको आपस में भिड़वा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, और अपने आप सत्ता हथिया लेते हैं, खुद सत्ता हथिया लेते हैं। इसी दौरान ये सोचते हैं कि ये एक नया कैंडिडेट आ गया भाई, अब ये अपनी स्थिति मजबूत करेगा, तो इनको इससे ईर्ष्या हो जाती है, अंग्रेजों को इससे ईर्ष्या हो जाती है हैदर अली से, और एक युद्ध हो जाता है जिसको बोलते हैं आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। अब पढ़ेंगे हम प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के बारे में, क्या पढ़ेंगे, आंगल मैसूर युद्ध के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैसूर, मैसूर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैसूर की जो नींव कहाँ से रखी जाती है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि विजयनगर साम्राज्य का तो पतन हो जाता है, वहां से एक वाडियार वंश का थोड़ा उत्थान होता है, और उसका शासक चिक्का कृष्णराज है, कहीं कहीं पे इसका चिक्का कृष्णराज कंप्लीट नाम भी लिखा हो सकता है, चिक्का कृष्णराज है, जो कि नाम मात्र का शासक है, और उसका एक सेनापति जिसका नाम देवराज है, एक राजस्व मंत्री जिसका नाम नंजराज है, और इसी दौरान एक नया सिपाही भर्ती होता है जिसका नाम हैदर अली है।
हैदर अली को फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। फौजदार नियुक्त करने के बाद ये क्या करता है, फ्रांसीसियों के साथ मिलता है और क्या करता है, डिंडीगुल एक जगह है वहाँ पे एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है और 1761 में अपने आप वास्तविक शासक बन जाता है, अपने आप को वास्तविक राजा घोषित करता है। ठीक है भाई, ये क्योंकि इनको अब इनके पद से हटा देता है तो इसके अंदर है, इसके अंतर्गत सारी शक्तियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब होता है फिर अंग्रेजों के साथ इसका प्रथम युद्ध। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कौन सा, हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं कि इनसे, अंग्रेजों को इससे क्या है, ईर्ष्या है। अंग्रेज करते हैं एक काम, चलो भाई हम ना हैदर अली को हरा देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज खुद, ठीक है, अंग्रेज प्लस में निजाम, निजाम कहाँ का, हैदराबाद का, प्लस मराठे। ठीक है, मराठे, और तीन, दो टुकड़ी तो इनकी हो जाती हैं मराठों की और निजाम की, एक अपनी, तीनों मिलके क्या करते हैं, ये करते हैं भाई, युद्ध करते हैं किसके साथ, हैदर अली के साथ। ठीक है, किसके साथ, हैदर अली के साथ। पहली लड़ाई में कौन है, अंग्रेज निजाम मराठे वर्सेस हैदर अली। प्रथम लड़ाई में कौन है, अंग्रेज निजाम मराठे वर्सेस हैदर अली। अब क्या होता है भाई प्रथम युद्ध के दौरान, प्रथम युद्ध में क्या करता है कि ये जो कैंडिडेट है, इनका नाम है हैदर अली, ये करता है कि भाई हमारी तो क्षेत्रीय लड़ाइयाँ होती रहती थी। निजाम और मराठों से कहता है कि हमारी तो लड़ाइयाँ होती रहती थी, ये अंग्रेज कहाँ से आ गए। सबसे पहले अंग्रेजों को पाठ पढ़ाया जाए, अंग्रेजों को कुछ सिखाया जाए, अंग्रेजों को पढ़ाया जाए कि यार आप कहाँ से आ गए बीच में। तो हैदर अली क्या करता है, इन दोनों के साथ एक समझौता कर लेता है कि भाई आप ना लड़ाई से हट जाओ, ठीक है, मेरी तरफ आ जाओ। ये तो बाहर के कैंडिडेट हैं, इनके साथ आप क्यों साथ दे रहे हो इनका। तो क्या करते हैं, अब हैदर अली और मराठे निजाम क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हैं। अब लड़ाई में क्या होगा कि निजाम है ना, निजाम प्लस हैदर, ठीक है, हैदर और अंग्रेज हैं इधर। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस निजाम हैदर, ये एक साइड हट जाते हैं मराठे। ठीक है, अब निजाम और हैदर लड़ाई करते हैं जिसमें ये दोनों हार जाते हैं। कौन, निजाम और, ठीक है, इनकी हार हो जाती है, निजाम और हैदर की हार हो जाती है। किस किस की, हैदर की और निजाम की। अब निजाम क्या करता है, निजाम सोचता है भाई मैं तो जीतने वाले पक्ष में था, मैं क्यों आ गया इस पक्ष में। अब ये अवसरवादी आदमी है, ये अवसर की तलाश में है और ये अवसरवादी आदमी क्या करता है, अवसर देखते ही ये बाजी पलट देता है, यानी कि दूसरी साइड चला जाता है। ये अवसरवादी निजाम क्या करता है कि अंग्रेजों की तरफ चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है, अंग्रेजों में शामिल हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है। अब अंग्रेजों में मिल जाएगा, हैदर अली कहेगा यार तू तो मेरी टीम में था, तू ऐसे यहाँ क्यों चला गया भाई। अब इसको आता गुस्सा, भाई ये तो मेरे साथ धोखा कर गया। ठीक है, अब धोखे का तो इंजाम बहुत गलत होता है फिर। ठीक है, अब ये क्या करता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस निजाम को और हैदर को ही देखना चाहिए। निजाम और हैदर को ही, नहीं सॉरी, हैदर क्या करता है, निजाम और अंग्रेजों को ही देखना चाहिए। और इस दौरान ये क्या करता है भाई, इस दौरान करेगा ये एक आक्रमण किसके ऊपर, ये कर देता है ये करता है फिर, एक जगह है मैंगलोर। कौन सी जगह है, मैंगलोर। मैंगलोर, मैंगलोर जगह है। मैंगलोर में क्या है कि एक अंग्रेजी सेना आई हुई है। मैंगलोर में अंग्रेजी सेना है एक, ठीक है,
अंग्रेजी सेना है जो कि बहुत ही प्रशिक्षित है, क्योंकि आप इसको बोल सकते हैं बहुत प्रशिक्षित सेना है, बोल सकते हैं पैरा कमांडो इनकी, ठीक है, प्रशिक्षित सेना है। अब हैदर बड़े गुस्से में है और मैंगलोर में एक सेना है अंग्रेजों की, ठीक है, और ये क्या करता है कि अपना भड़ास निकालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, गुस्सा उतारने के लिए क्या करता है, इस अंग्रेजी सेना को पीट देता है, यानी कि इसको हरा देता है। कौन? हैदर। हैदर क्या करता है, मैंगलोर में एक अंग्रेजी सेना है, उसको ये प्रशिक्षित सेना स्पेशल बुलाई गई है और इसी को ये हरा देता है। अब इसी को हरा देता है, अभी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है और ये क्या करता है, अब ये चाहता है कि मुझे ना अंग्रेजों से लड़ना ही पड़ेगा और मुझे अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। और ऐसे लड़ाई करते करते एक दौर आ जाता है 1600, ठीक है, 1600 नहीं 1769 का, 1769 का। और ये ना अंग्रेजों को, ठीक है, ये अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल देता है, अंग्रेजों को मद्रास तक वापस धकेल देता है, ठीक है। मद्रास तक धकेल देता है भाई। जैसे कि हम मान लें कि ये भारत है, ये यहाँ पे कुछ शासन कर रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन है, या मैं अंग्रेज ए लिख देता हूँ, अंग्रेज हैं, यहाँ पे कौन है, हैदर अली अच लिख देता हूँ। अब ये यहाँ पे शासन, इनका यहाँ पे शासन है और ये क्या करते हैं, इनको वापस धकेलते धकेलते यहाँ पे आ जाते हैं मद्रास में। मद्रास में आने के बाद 1669 का समय है। अब अंग्रेज़ों को इस बात का वहम होता है कि भाई हम तो अजय हैं, यानी कि हम तो हार नहीं सकते, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में ये निज़ाम उसको, नवाब को हरा देते हैं, सिराजुद्दौला को। बक्सर की लड़ाई में ये क्या करते, 1764 में भारत के जो सम्राट हैं, मुगल सम्राट, उनको भी हरा देते हैं। 64 में बक्सर में नवाब है जो अवध का, उसको भी हरा देते हैं, मुगल सम्राट को भी हरा देते हैं, बंगाल के नवाब को भी हरा देते हैं, और उससे पहले बंगाल के जो नवाब थे उनको भी हरा देते हैं। तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। ये सोच रहे हैं कि हम तब चाहते हैं उसी को हरा सकते हैं। लेकिन 1769 में अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया इसने, किसने, हैदर अली ने। अब इनको समझ में आया कि ये बंदा कुछ अलग है, अगर यहाँ पे समझौता नहीं किया तो अपना अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, ये हमें देश से बाहर निकाल सकता है। तो क्या करता है कि भाई वहाँ तक धकेल दिया तो इनका अस्तित्व खतरे में है। अभी क्या करते हैं, इनके साथ एक संधि कर लेते हैं, मद्रास की संधि हो जाती है भाई, मद्रास की संधि, ठीक है, डिस्प्ले पर दिख रहा है, चलो मैं आगे हो गया, ठीक है। मद्रास की संधि, ये मद्रास की संधि हो जाती है किस किस के बीच, अंग्रेज, अंग्रेज वर्सेज हैदर अली, अंग्रेज वर्सेज हैदर अली, किसके बीच में हो जाती है, अंग्रेज वर्सेज हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि हो जाती है। और इस संधि में क्या करते हैं अंग्रेज, अंग्रेज एक वादा करते हैं इनके साथ कि कभी भी हैदर को कहते हैं आप पर किसी भी बाह्य शक्ति का आक्रमण अगर होता है तो हम आपका साथ जरूर देंगे। यानी कि एक दूसरे का साथ देने के लिए ये वचन करते हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए वादा किया जाता है भाई, ठीक है, कि हम, अगर आप समस्या में होगे तो हम आपका साथ देंगे, और हम समस्या में हैं तो आप हमें साथ दोगे, ऐसी बात होती है। और क्या है कि एक इसी संधि का एक बार दुरुपयोग तो नहीं होता, लेकिन इस संधि को निभाया नहीं जाता अंग्रेजों के द्वारा, और इसी संधि को न निभाने की वजह से ही दूसरा युद्ध हो जाता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो हम पहले के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, ये अंग्रेज प्लस निजाम प्लस मराठे और वर्सेस कौन, हैदर अली, यानी कि तीन पार्टियां एक साइड में हैं, चौथी अपनी अलग साइड में है। इसके बाद अंग्रेज
क्या करते हैं, निज़ाम और हैदर को हरा देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, निज़ाम और हैदर को हरा देते हैं। अब निज़ाम के समझ में ये आता है कि मैंने अपना पाला नहीं बदलना था, मुझे अपनी पार्टी नहीं चेंज करनी थी, और ये अवसर की तलाश में है, और एक अवसर देखते ही अवसरवादी आदमी, अवसरवादी निज़ाम अंग्रेज़ों की तरफ जा मिलता है। अंग्रेज़ों की तरफ जा मिलता है तो अब हैदर अली को बहुत बुरा लगता है और उसको गुस्सा आता है कि भाई मुझे ना आपसे बदला लेना है, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी दौरान मैंगलोर में एक अंग्रेजी सेना है जो कि एक प्रशिक्षित सेना बुलाई गई थी, और ये क्या कर देता है भाई, उसको हरा देता है। ठीक है, इसको हरा देता है। और ये क्या करता है, ऐसी लड़ाई इसने बंद नहीं की, इसी दौरान अंग्रेजों को ये धकेलता पीटता पीटता वापस यहाँ तक मद्रास तक ले जाता है। अगर कुछ समय के लिए नहीं रोका गया होता तो ये वापस क्या करता, बंगाल से भी शायद निकाल देता। ठीक है, लेकिन ये मद्रास तक पहुंचने पर अंग्रेजों को समझ में आता है कि भाई ये गलत हो रहा है, हमें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। अगर इस बंदे से अब फैसला नहीं किया गया, समझौता नहीं किया गया, तो हमारी 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई का हमारे लिए कोई फायदा रहने वाला नहीं। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे विजित क्षेत्र भी इसी के अंडर में आ जाएंगे। आज समय को देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि इसके साथ हमें समझौता कर लेना चाहिए, और ये मद्रास में एक संधि कर लेते हैं जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि। इस मद्रास की संधि में कौन कौन होते हैं, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली है, दोनों के बीच में होती है। और ये क्या करते हैं, इसमें एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं कि अगर आप पर समस्या है तो हम आपका साथ देंगे, पर आगे ऐसा निभाया नहीं जाता है। तब तक के लिए आप क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम फिर दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आप लिख भी सकते हैं, एक बार अपने नोट्स बना सकते हैं भाई, जल्दी से लिखें, 1 मिनट का समय है। यहाँ तक लिख लिया होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब पढ़ेंगे हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको पता है कि 1761 में मराठे पानीपत की लड़ाई में हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी शक्ति को फिर से मजबूत करते हैं, और अब उनका जो शक्तिशाली शासक है, कौन है भाई, माधवराव। माधवराव की अगुवाई में मराठे आक्रमण कर देते हैं मैसूर पर। अब क्या होता है कि मराठे ना मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, मराठे मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, मराठे क्या करते हैं, मैसूर पर आक्रमण करते हैं। नियम के अनुसार अंग्रेजों को हैदर अली का साथ देना था, कि उन्होंने वादा किया था मद्रास की संधि में, अगर आप पर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये अपने वादे से मुकर जाते हैं, इनको साथ कुछ नहीं देना था, इन्होंने तो अपना अस्तित्व बचाया था कि इस बार के लिए, कुछ समय के लिए अगर हम इनको रोक दें, हैदर अली को रोक दें, तो हमें आगे और उपाय मिल सकता है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता, मराठे क्या करते हैं, मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए इस संधि के तहत आप लिखें या समझें, समझना जरूरी है, संधि के तहत अंग्रेजों को, ठीक है, संधि के तहत अंग्रेजों को हैदर का साथ देना था। ठीक है, साथ देने का वादा था, आप लिख सकते साथ देने का वादा था, पर वो वादा नहीं निभाते, जो कि नहीं पूरा होता। और ये इतना मजबूर हो जाता है हैदर अली
कि इस लड़ाई में ये हार भी जाता है, हार जाता है कौन, हैदर अली। किन से, मराठों से हार जाता, किन से, मराठों से, ठीक है, मराठों से हार जाता है। और ये चौथ कर देने के लिए भी बाध्य हो जाता है। चौथ, चौथ समझ रहे हो, चौथ मैं पहले भी बता चुका था पीछे की क्लास में, चौथ देने के लिए भी बाध्य हो जाता है। जैसे ही माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने जीते हुए क्षेत्र वापस भी छीन लेता है और चौथ देने से भी मना कर देता है। इसने भी अपनी स्थिति को संभाल के रखा हुआ था। अब क्या होता है कि इस दौर में अब इस कैंडिडेट की इतनी दुर्दशा हो रही है और इसको जिसने वचन दिया था साथ निभाने का वो नहीं आए, तो अब बुरा तो लगेगा इसको भी। अभी क्या करता है, ये एक समय की तलाश में है, कब मैं अंग्रेजों के साथ अपना प्रतिशोध लूं, कब अपना बदला लूं। तो कुछ समय बाद 1780 के आसपास की बात है, करीब 1780 में क्या करता है ये, अंग्रेजों का एक मित्र राज्य है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है अर्काट, ठीक है, अर्काट, ये अर्काट पर आक्रमण कर देता है भाई, ठीक है, अर्काट पर आक्रमण कर देता है। और यहाँ है कैप्टन बेली, कैप्टन बेली जो अंग्रेज अधिकारी है, और वो यहाँ से ये क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और अर्काट पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। कैप्टन बेली को यहाँ से हटा देता है और क्या कर लेता है ये, अर्काट पर, अर्काट पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। कौन कर लेता है, हैदर, ठीक है। अब इस पर अधिकार कर लेगा अर्काट पर कौन, कैप्टन बेली को हटाकर कौन, हैदर अली। अब उस समय भारत का जो वायसराय है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, हाँ सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है, अब वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है कि भाई ये तो फिर से आक्रामक हो गया है, और ये क्या करता है वॉरेन हेस्टिंग्स आयरकुट को दक्षिण में भेज देता है इससे लड़ाई के लिए। ये क्या करता है हेस्टिंग्स, कैंडिडेट है आयरकुट, आयरकुट को सेना देकर, ठीक है, आयरकुट को सेना देकर चलो भाई आपका काम है दक्षिण जाओ, ठीक है, आप जाओ दक्षिण में और क्या करो, ये जो कैंडिडेट है ना, क्या नाम इसका, हैदर, दक्षिण जाकर हैदर से, हैदर से लड़ाई करनी है आपको, ठीक है, हैदर से लड़ाई करनी है। किसको करनी है, आयरकुट को। कौन भेजता है उस समय, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, कहता है जाओ हैदर से आप लड़ाई करोगे। और ये जो लड़ाई होती है इस लड़ाई को बोलते हैं पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध किस किस के बीच में होता है, ये लिख, पोर्टो नोवा का युद्ध ये किस किस के बीच में होता है, हैदर वर्सेज आयरकुट, ठीक है, हैदर वर्सेज आयरकुट, कौन सा, पोर्टो नोवा का युद्ध। और इस युद्ध में हैदर की हो जाती है मृत्यु, इसमें हैदर है ना मृत्यु को प्राप्त हो जाता भाई, इस युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर की हो जाती है मृत्यु। इस मृत्यु के बाद अब जो लड़ाई है वो अभी थमी नहीं है, रुकी नहीं है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम है वो करता है इसका पुत्र, किसका, हैदर का पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है। अब क्या करता है, हैदर का पुत्र है टीपू सुल्तान, अब लड़ाई में सक्रिय भागीदारी ये निभाएगा। अब लड़ाई में सक्रिय भागीदारी कौन निभाएगा, कौन निभाएगा, टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान क्या करता है, अपने फादर की मृत्यु के बाद
अपनी इस लड़ाई में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। पर कुछ समय तक क्या होता है कि लड़ाई चलती रहती है, और इस दौरान लड़ाई के दौरान क्या होता है कि न तो अब ये हैदर का पुत्र टीपू इस स्थिति में है कि वो लड़ाई ज़्यादा लंबे समय तक जारी रख सके, और न ही अंग्रेज़ों की ऐसी स्थिति बची हुई है कि ज़्यादा समय तक वो लड़ाई जारी रख सके। और ऐसी कंडीशन में फिर वो दोनों क्या करते हैं, फैसला करने का निश्चय करते हैं कि हमें अब फैसला कर ही लेना चाहिए। क्यों इस समय दो स्थितियां और भी होती हैं कि जब है ना अर्काट पर आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार किया था हैदर ने, उस समय हैदर का साथ मराठों ने दिया था। ठीक है, उस समय मराठों ने हैदर का साथ दिया था, मराठों से वो थोड़ी सी समझौता कर चुका था, और वो भी अब साइड में हो गए थे। क्या था कि आयरकुट ने आकर जो ये कैप्टन बेली को जब हटाया था, तो उस समय इनका साथ है हैदर का साथ, हैदर के साथ में कौन कौन थे ये भी मैं बता देता हूँ। हैदर प्लस मराठे, ठीक है, प्लस निजाम। ठीक है, इन्होंने इसका हैदर का साथ दिया था। किसने? मराठों ने और निजाम ने। अब जब आयरकुट आया था ना, तो आयरकुट ने आकर अपनी चतुराई के साथ मराठों को यहाँ से हटा दिया इस गुट से, और निजाम को भी हटा दिया। इस दौरान हैदर अकेला बच गया था। हैदर की इसमें पोर्टोनोवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और उसी दौरान क्या होता है कि यूरोप में एक फ्रांस की संधि हो जाती है। ठीक है ना, यूरोप की संधि, सॉरी फ्रांस की संधि नहीं, यूरोप की संधि हो जाती है। उसी दौरान एक यूरोप, ठीक है, अब दिख रहा है, यूरोप की संधि हो जाती है। यूरोप की संधि के बाद क्या करते हैं, फ्रांस है ना, फ्रांस ये भी हट जाता है भाई। फ्रांस है वो भी युद्ध से हैदर अली से साइड हो जाता है। फ्रांस है ये भी हट जाता है। इस दौरान क्या था कि इसने हैदर अली ने फौजदार बनते ही फ्रांसीसियों की सहायता ली थी, और डिंडीगुल में क्या बनाया था, एक शस्त्रागार बनाया था। इसी प्रकार फ्रांसीसी इसका साथ ही दे रहे थे स्टार्ट से, थोड़ा 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 ज्यादा करके, ऐसे करके। अब बिल्कुल अलग नहीं हुए थे। अब यूरोप में संधि हो गई तो फ्रांसीसी भी हट गए। ठीक है, हैदर अली के साथ में मराठी निजाम थे, वो भी चले गए, हैदर अली अकेला बचा। और पोर्टोनोवा के युद्ध में, ये था पोर्टोनोवा का युद्ध, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की भी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद उसका पुत्र है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ समय के बाद न तो टीपू सुल्तान की ऐसी स्थिति है कि वो युद्ध को जारी रख सके, और न ही इसकी और न ही अंग्रेजों की ऐसी स्थिति है कि वो युद्ध को जारी रख सके। और इसी को ध्यान में रखकर वो एक संधि कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मैंगलोर की संधि। ठीक है, और लास्ट में जो संधि होती है उसको बोलते हैं मैंगलोर की संधि। यहाँ दिख जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये संधि होती है मैंगलोर, मैंगलोर की संधि। ठीक है, ये लास्ट में जो संधि होती है ये मैंगलोर की संधि है, और ये है भाई टीपू वर्सेज अंग्रेज। ठीक है, टीपू वर्सेज अंग्रेज, ये लास्ट संधि हो जाती है टीपू वर्सेज अंग्रेजों के बीच में। मैसूर की संधि हो जाती है, और इस मैसूर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है समाप्त। कौन सा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है समाप्त। और इसके बाद दो युद्ध और होते हैं, अब पढ़ेंगे उनके बारे में। उनके बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम पढ़ते हैं द्वितीय, हमने नाम नहीं चेंज किया था क्या यहाँ पे, ये द्वितीय पढ़ रहे थे, प्रथम पहले पढ़ चुके थे, द्वितीय पढ़ रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय। द्वितीय में पढ़े हमने मराठा मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं। तो प्रथम जो मद्रास की संधि है उसके तहत, उस संधि के तहत अंग्रेजों को हैदर का साथ देने का वादा था, जो पूरा नहीं हुआ, अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया। और साथ नहीं दिया तो क्या होता है कि
ये हैदर हार जाता है और चोट देने के लिए भी बाध्य हो जाता है। वो बात अलग है कि माधवराव की मृत्यु के बाद वो अपने क्षेत्र वापस ले लेता है और चोट देने से भी मना कर देता है। 1780 में ये क्या करता है, कर्नाटक यानी अर्काट, कर्नाटक का एक क्षेत्र है अर्काट, और कर्नाटक इनका एक अंग्रेजों का मित्र राज्य है, इस पर हमला कर देता है। और इस दौरान इसके साथी होते हैं मराठे और निजाम, और ये क्या करता है, कैप्टन बेली को यहाँ से हटा देता है और अर्काट पर अधिकार कर लेता है। इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स आयरकुट को सेना देकर दक्षिण भेजता है इससे लड़ाई करने के लिए हैदर से। वो आकर हैदर से मराठे प्लस निजाम को हटा देता अपनी चतुराई के साथ, भाई आप इसका साथ मत दो। इस दौरान क्या होता है कि ये जो हैदर अली है ये अकेला पड़ जाता है, और हैदर की और अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है, जिसकी लड़ाई का नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है, और उस समय कुछ ही समय बाद यूरोप की एक संधि हो जाती है, जिसमें से फ्रांसीसी हैं वो भी इनका साथ देने से मना कर देते हैं। और इसके बाद इनका जो नेतृत्व करता है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र है। और कुछ समय बाद न तो टीपू सुल्तान का इतनी ऐसी स्थिति है कि उनका साथ दे सके और ना अंग्रेज़ों की, और एक संधि कर लेते हैं जिसका नाम है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि होती टीपू वर्सेस अंग्रेज। बेसिक्स ये पूछता है, कहानी मैंने बता दी है, यहाँ से आप लिख सकते हैं एक बार के लिए। अब पढ़ेंगे हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, हम पढ़ रहे थे द्वितीय, हम पढ़ेंगे अब तृतीय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। अब जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसके दौरान एक संधि हुई थी जो हमने पढ़ा था, मैंगलोर की संधि। इस मैंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान खुश नहीं था। अब क्या हुआ था, जो मैंगलोर की संधि थी, ठीक है, मैंगलोर की संधि से, मैंगलोर की संधि से टीपू सुल्तान खुश नहीं था भाई। अब इसको खुश कैसे करें भाई? अब नहीं था तो इसके मन में भी कुछ न कुछ आएगा विचार कि कहीं न कहीं मुझे अंग्रेजों के साथ प्रतिशोध लेना है, इनसे विवाद करना, झगड़ा करना है, इनको हराना है, देश से बाहर निकालना है। एक टीपू सुल्तान का एक कथन भी था कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिया जाए। ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, कहीं आपको मिले तो पढ़ना। ये टीपू सुल्तान का विचार था कुछ ऐसा करके। और इसने क्या किया कि भाई मैं ये संधि बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने क्या किया, इस संधि के उल्लंघन का वो कुछ अवहेलना की, और इसने अपने दूत हैं, अपने दूत इसने भेजे कहाँ पे, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया फ्रांस। ठीक है, अपने दूत अप, यहाँ पे लिखना था भाई, अपने दूत कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में भेजे। और ये खबर जब अंग्रेजों को लगी तो अंग्रेजों को लगा कि ये हमारी संधि का उल्लंघन है। उन्होंने इसको संधि का उल्लंघन माना
इन्हें क्या माना, संधि का उल्लंघन माना कि इनका कहना था कि टीपू है वो हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बड़ी साजिश कर रहा है, और इसलिए अंग्रेज जाते हैं फिर निजाम के पास। अब क्या करते हैं अंग्रेज, अंग्रेज जाते हैं किसके पास, निजाम के पास, ठीक है। और निजाम को कहते हैं कि आपको ना टीपू के साथ लड़ाई करनी है, ठीक है, टीपू के साथ लड़ाई करनी है। अंग्रेज निजाम के पास गए, टीपू के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया, ठीक है, टीपू के लिए, टीपू के साथ लिखो आप, टीपू के साथ लड़ाई के लिए तैयार किया, और टीपू के साथ लड़ाई के लिए जब ये तैयार होता है, अब टीपू क्या करता है कि भाई मैंने उल्लंघन नहीं किया था संधि का, मैं तो अपनी मित्रता बढ़ा रहा था, लेकिन आप मेरे पे आक्रमण कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये बात नहीं चलेगी। इसलिए ये क्या करता है टीपू, संधि का उल्लंघन ये मानता है कि संधि का उल्लंघन मैंने नहीं किया, संधि का उल्लंघन तो तुम लोगों ने किया है। अब टीपू कहता है कि आप लोगों ने संधि का उल्लंघन किया है, ठीक है, संधि का उल्लंघन को ये आधार बनाकर, ठीक है, अब अंग्रेजों का एक मित्र राज्य है त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर एक राज्य है जिसका नाम है त्रावणकोर, ये अंग्रेजों का मित्र राज्य है। त्रावणकोर पर, त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है भाई, कौन कर देता है, टीपू। अब त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है, तो अब बात तो ये भी है अंग्रेज भी कहाँ नीचे बैठने वाले थे, और अंग्रेज क्या करते हैं, अब ये अंग्रेज क्या करते हैं, कॉर्नवालिस के नेतृत्व में, कॉर्नवालिस के नेतृत्व में इससे लड़ाई के लिए सेना भेजते हैं, ठीक है, कॉर्नवालिस के नेतृत्व में इससे लड़ाई के लिए सेना भेजते हैं। और इस लड़ाई में क्या होता है कि कॉर्नवालिस है वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में होता है, ठीक है, कॉर्नवालिस है वो बहुत अच्छी स्थिति में होता है, और ये क्या करते हैं इस दौरान अंबूर, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम ऐसे कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। अब क्या होते हैं अंग्रेज, क्या होते हैं कॉर्नवालिस को भेजते हैं, त्रावणकोर पर आक्रमण होता है तो ये भेजते हैं कॉर्नवालिस को। अब आता है कॉर्नवालिस, कौन आता है भाई, कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस के आने के बाद क्या करते हैं अंग्रेजों के साथ, अब अंग्रेजों का साथ देने वाले 3 टीम और भी हैं, अब अंग्रेज अकेले नहीं है, अंग्रेज आकर ये कॉर्नवालिस क्या करता है, मराठे, मराठे प्लस निजाम को भी अपने साथ मिला लेता है, ठीक है। और कितने हो गए अब, मराठे प्लस निजाम प्लस अंग्रेज। यहाँ की क्लास अगर कहीं से भी आपने बीच में स्किप की है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में कहानी ही कुछ ऐसी है, इतने लफड़े हैं, इतने झगड़े हैं, इतनी लड़ाइयाँ हैं कि बिना स्किप किए आप देखकर भी ना एक बार तो अच्छे से नहीं समझ पाओगे, तो अगर स्किप कर देते हो तो समझने की बात ही कुछ अलग है, समझ ही नहीं पाओगे। अब मराठे, निजाम और अंग्रेज क्या कर देते हैं कॉर्नवालिस के नेतृत्व में, अब क्या करते हैं टीपू के साथ लड़ाई करते हैं, और क्या करते हैं इसी दौरान ये अंबूर, ठीक है, अंबूर अलग अलग क्षेत्र है, अंबूर है और बेंगलोर है, अंबूर, बेंगलोर, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, इन पर आक्रमण कर लेते हैं, पर आक्रमण कर देते हैं भाई। अब स्थिति इन तीनों की मजबूत होती जा रही है, टीपू सुल्तान की स्थिति है वो खराब होती जा रही है। अब समय चल रहा है 1900 करीब 90 का,
90 में क्या होता है कि एक बारिश का समय शुरू हो जाता है। अब ये ऐसी स्थिति में थे ये, अब टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन क्या हो जाता है कि उसी दौरान बारिश का समय शुरू हो जाता है। ठीक है, बारिश का समय शुरू हो जाता है, बारिश का समय, बारिश की जाए। ठीक है, बारिश का समय शुरू होते ही युद्ध को रोक दिया जाता है कि अब युद्ध करना बड़ा दुर्लभ हो गया है, अब युद्ध हम नहीं कर सकते। और बारिश के समय युद्ध समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? युद्ध समाप्त हो गया भाई, युद्ध हो गया समाप्त। किसकी वजह से? कोई समझौता नहीं है, सिर्फ बारिश की वजह से है। अब दोनों सेनाएं लड़ नहीं पा रही हैं, तो उनका डिसीजन था ये कि अब क्या किया जाए, अब युद्ध को यहाँ पे रोक लिया जाए। लेकिन कुछ समय बाद अब इसको तसल्ली नहीं होती, इसके मन में तसल्ली नहीं है। किसके मन में? टीपू सुल्तान के मन में। अब टीपू सुल्तान क्या करता है? यहां तक दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, यहां भी दिख रहा है, ठीक है। अब टीपू क्या करता है? टीपू आक्रमण कर देता है कोयम्बटूर पर। ठीक है, कोयम्बटूर पर आक्रमण कर देता है। अब जैसे ही बारिश खत्म होती है तो टीपू कोयम्बटूर पर आक्रमण कर देता है भाई। अभी बोर्ड थोड़ा नीचे रह गया तो लिखने में थोड़ी सी समस्या है। आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण का फायदा उठाते हुए ये क्या करते हैं? कॉर्नवालिस क्या करता? श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लेता है। अब टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर आक्रमण किया तो एक बड़ा चतुर बंदा है जिसका नाम है कॉर्नवालिस। क्या नाम है? कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस बड़ा चतुर है। ये क्या करता है? कॉर्नवालिस क्या करता है? श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लेता है। क्या करता? श्रीरंग, ठीक, हाँ, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लेता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लेता है। भाई थोड़ी सी जगह कम है, को घेर लेता है। इससे नीचे अगर मैं लिखता हूं तो दिखाई नहीं देगा। अब ऐसी स्थिति में फंस जाता है टीपू सुल्तान कि अगर इनके साथ, पहले तो ये समझौते के लिए बाध्य थे, आज मुझे समझौता करना पड़ेगा। अगर मैंने इनके साथ समझौता नहीं किया तो आज मेरी दुर्दशा हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? एक संधि कर लेता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और इस युद्ध के बाद यहाँ पे होती है एक संधि जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, किस किस के बीच है? ये है अंग्रेज वर्सेस टीपू। ठीक है, टीपू में मात्रा बड़ी आएगी। अंग्रेज वर्सेस टीपू। कौन सी संधि है? श्रीरंगपट्टनम। और ऊपर चले गए ज्यादा। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज वर्सेस टीपू। यहाँ तक सही दिख रहा है? हाँ, टीपू, ये संधि होती है। और इस संधि, ये बड़ी ही खतरनाक संधि है। अब क्या करता? टीपू को ना अपना आधा क्षेत्र देना पड़ता है। टीपू को, इस संधि के तहत टीपू को आधा क्षेत्र, आधा क्षेत्र देता है अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेज, मराठे और निजाम, इसको तीनों आधे आधे मतलब अपने हिसाब से इसको बांट देते हैं, जो यहाँ से जो क्षेत्र मिलता है टीपू से। और इसके साथ अपने 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का हर्जाना कौन देगा? टीपू। कौन देगा? टीपू। 3 करोड़ का हर्जाना टीपू देगा। ठीक है, और जब तक ये 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक टीपू के दो लड़के, टीपू के दो लड़के अंग्रेजों के अधीन रहेंगे। इसके, अंग्रेजों के
अधीन रहेंगे, अंग्रेजों के अधीन रहेंगे। अब ये संधि होती है टीपू सुल्तान जैसे एक स्वाभिमान व्यक्ति को बर्दाश्त तो नहीं होंगी। और यहाँ से अगर इतनी संधि हुई है तो इतना समझ भी सकते हो कि जो व्यक्ति ये कह सकता है कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जियो, तो ये व्यक्ति ये संधि तो बर्दाश्त ज़्यादा दिन नहीं कर सकता। और इसको ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो एक और युद्ध होगा, और जो कि होगा चौथा, और जो कि होगा अंतिम। ठीक है, तो चौथे युद्ध को हम पढ़ेंगे। आप इसके नोट्स अपने हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। तृतीयांगल में सुरयुद्ध है, आप पढ़ रहे थे मैंगलोर की संधि का। टीपू सुल्तान खुश नहीं था, तो मैंने यहाँ खुश लिखना रह गया था क्या? टीपू सुल्तान खुश नहीं था, और वो क्या करता है, अपने दूत कुस्तुनतुनिया फ्रांस में भेजता है, जिसको अंग्रेज संधि का उल्लंघन लेते हैं। अंग्रेज निजाम के पास जाते हैं, टीपू के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार करते हैं। अब ये क्या करता है, टीपू इस संधि का उल्लंघन का आधार बना लेता है और अंग्रेजों का मित्र राज्य त्रावणकोर और त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है, तो अब अंग्रेज चाहते हैं, अंग्रेज कहते हैं कि भाई आपने संधि का उल्लंघन किया है, वो उसका नाम लेता है, वो उसका। अब क्या होता है कि कॉर्नवालिस क्या करता है, मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लेता है और क्या कर देता है, अंबूर बेंगलोर को जीत लेता है और श्रीरंगपट्टनम के किले को भी घेर लेता है। इस किले को घेरने के बाद अब क्या होता है कि उसी दौरान क्या होता है, नहीं घेरने से पहले क्या था, 2 क्षेत्र को घेर लेता है और बारिश भी हो जाती है, तो युद्ध समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद फिर लड़ाई कर देता है कुंड टीपू सुल्तान और कोयम्बटूर पर आक्रमण कर देता है। और इस तीसरी लड़ाई में जब श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा, अब टीपू ऐसी परिस्थिति में फंस गया है कि अब उसको फैसला करने के लिए, संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और ये संधि होती है फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस श्रीरंगपट्टनम की संधि में कौन कौन से हैं? अंग्रेज वर्सेस टीपू, और यहाँ से टीपू को आधा अपना क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ता है। अंग्रेज, मराठे और निजाम इसको अपने अपने अनुसार 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, जो कि टीपू के लिए बहुत बड़ा दुख की बात होती है। और साथ ही युद्ध हर जाने के रूप में 3 करोड़ का हर्जाना टीपू को देना होगा। और जब तक ये 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक टीपू के 2 नाबालिग लड़के, ठीक है, ये नाबालिग हैं, जो छोटे छोटे लड़के अंग्रेजों के अधीन रहेंगे। ये थी तीसरी। और इस संधि को टीपू सुल्तान बड़ा अपने लिए खेद मानता है, अपना स्वाभिमान के खिलाफ मानता है और चौथा युद्ध की घोषणा कर देता है। और चौथा युद्ध होता है 1799 में, वो पढ़ेंगे हम। तब तक आप क्या है, लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिखें, कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है या कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं चौथे युद्ध के बारे में। ओह, मेरे हिसाब से हो गया होगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब होगा कौन सा युद्ध? चतुर्थ युद्ध, चौथा। ठीक है, अब कौन सा युद्ध होगा? चौथा युद्ध, चतुर्थ। चतुर्थ आंग्ल
मैसूर युद्ध, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी, उस संधि को टीपू सुल्तान सहन नहीं कर सकता। अब टीपू सुल्तान को भारतीय राज्यों से भी कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए क्या करता है कि वो अफगान, ठीक है, अफगान राज्यों के साथ, ठीक है, अफगान राज्यों के साथ, अरबों के साथ, यानी कि अरब राज्यों के साथ नेपोलियन, ये एक व्यक्ति का नाम है, एक जगह का नाम कुस्तुनतुनिया, इनसे एक पत्र व्यवहार करता है कि भाई मुझे ना मेरे क्षेत्र से कोई सहायता नहीं मिली। पत्र व्यवहार करता है और कहता है कि मुझे मेरे नज़दीकी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिलती है, आप मेरी सहायता करें। और यहाँ से सहायता हो भी जाती, लेकिन यहाँ से सहायता पहुँचने से पहले ही अब तृतीय युद्ध शुरू हो जाता है। और तृतीय युद्ध में क्या होता है, तृतीय युद्ध में श्रीरंगपट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। कब? 1799 में, 4 मई 1799 में। अब बिल्कुल फिक्स डेट तो पूछेगा नहीं। ये क्या करता है कि नेपोलियन से पत्र व्यवहार करता है, अफगानिस्तान से करता है, कुस्तुनतुनिया से करता है, अलग अलग क्षेत्र से पत्र व्यवहार करता, कहता है कि भाई मुझे मेरे राज्यों से कोई उम्मीद नहीं, मेरे पड़ोसी राज्यों से उम्मीद नहीं है कि मेरा साथ देंगे, आप मुझे अपना साथ दें। सेना को इकट्ठा करता है, ये फिर से सेना को इकट्ठा करता है, शस्त्रागार को फिर से बनाता है कि भाई अच्छे से अपना मैनेजमेंट अच्छा किया जाए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। बाहर से कोई सहायता मिलती भी इनको, लेकिन समय से पहले युद्ध शुरुआत हो जाती है। और इस युद्ध के दौरान क्या होता है कि ये श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए इनकी हो जाती है मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बाद आप ये मान के चलो मैसूर साम्राज्य खत्म और अब आ जाता है अंग्रेज़ों के अधीन, ठीक है। अब इनके जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आज तक और आगे भी जो होंगे, इनके समय के साथ साथ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो उसके लिए आपको हमारी क्लास आगे तक देखनी होगी। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।